वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ गोइंग टू बी द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ पार्ट जो होता है यूनिट कन्वर्जन। जब भी आप फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है यूनिट कन्वर्जन। इस चैप्टर में बहुत बार गलतियां होती हैं यूनिट्स में, इसलिए प्लीज़ स्टार्टिंग से यूनिट पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है आपको आती हो लेकिन इसमें कुछ कुछ नई भी यूनिट्स ऐड होंगी, तो प्लीज़ स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स फॉर प्रेशर। अच्छा जी, एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। दैट इज, आप इसको पीए लिखते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। अच्छा जी, और कुछ यूनिट्स होती हैं हमारे पास प्रेशर की, जैसे कि हम बोल सकते हैं 1 एटीएम, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू, और आप बोल सकते हो 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 101,325 पास्कल, या फिर आप बोल सकते हो 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी इज इक्वल्स टू 760 टॉर। दिस इज व्हाट यू कैन से। इतना ठीक है, बोलो भाई। अच्छा जी, एक और चीज़ बोल सकते थे, ये हो गया आपका, और हम बोल सकते हैं 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, और हम बोल सकते हैं क्या भाई, और हम बोल सकते हैं 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 1.01325 बार। दिस इज व्हाट वी कैन से। इतना ठीक। ये हमारे प्रेशर के हो गए। कैसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको जैसे सिखा देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं सिखाऊँ। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सिखाऊँ कि यूज़ कैसे करना होता है भाई, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास प्रेशर है 740 mm ऑफ एच जी। अब मुझे प्रेशर चाहिए एटीएम में, तो कैसे करोगे, ध्यान से देखें। हमेशा मैं बोलता हूँ जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है वो आप लेफ्ट में रखोगे, जिस चीज़ को निकालना है वो आप राइट में रखोगे। तो मैंने एक चीज़ करी, मेरे को पता है भाई कि अगर दिया क्या है, मेरे को mm ऑफ एच जी, तो इसको मैं लेफ्ट में रखूँगा। मैं बोलूँगा कि 760 mm ऑफ एच जी मतलब क्या होता है भाई, निकालना एटीएम है तो मतलब 1 एटीएम होता है। मैंने फिर बोला भाई कि 1 mm ऑफ एच जी कितना होगा भाई, 1/760 होगा। अच्छा जी, मैंने बोला कि 740 mm ऑफ एच जी क्या होगा भाई, बताना जरा मेरे को, तो कितना आ जाएगा 740/760 ऑफ एटीएम। तो ये आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जिनको लग रहा है कि उनको आता है तो इसमें कुछ नया नया भी मिलेगा आपको, तो प्लीज़ स्किप नहीं करेंगे। आगे चलते हैं वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम की यूनिट होती है आपकी, एसआई यूनिट होती है आपकी मीटर क्यूब। ठीक, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। और आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर। अच्छा जी, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1 लीटर का ही मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो मैं एक और चीज़ कह सकता था कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है बेटा, 1000 डेसीमीटर क्यूब। कह सकता हूँ क्या, बिल्कुल कह सकता हूँ। मतलब मुझे 5 लीटर दिया है या फिर 5 डेसीमीटर क्यूब दिया है, तो दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। अच्छा, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को बोला जाता है 1 cc। cc का मतलब भी यही होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलें जी, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम के कन्वर्जन हो गए। अब मेरी बात सुनेंगे, अब हम सीखेंगे कुछ आर की वैल्यूज़। हमारे पास एक आर आता है, आपको पता होगा आर आता है, आर इज़ नथिंग बट आपका आर आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या आता है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। आर की कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आपको डिफरेंट एसआई यूनिट्स में पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, आर की वैल्यूज़, पहली वैल्यू क्या होती है आपकी 8.314
जूल पर केल्विन पर मोल। आपको पता होगा ना पीवी बराबर क्या आता है बेटा, आरटी। तो आर की यूनिट क्या आ जाएगी, पीवी अपॉन एनटी, पीवी अपॉन में एनटी। तो जरा यूनिट्स बताओ, प्रेशर की यूनिट ऊपर रहेगी, वॉल्यूम की यूनिट ऊपर रहेगी, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, तो वही लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बहुत ध्यान से सुनना, आप आगे जाके सीखोगे, आगे सिखाऊंगा। प्रेशर इनटू वॉल्यूम की यूनिट ही क्या आई है यहाँ पे, जूल आई है। तो इसको आप एक और चीज़ लिख सकते हो, ये आपकी एसआई यूनिट है। पहली बात तो दिस इज योर एसआई यूनिट। आप क्या लिख सकते हो, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। दूसरा मतलब एक चीज समझ में आई आपको कि पास्कल इंटू मीटर क्यूब ही क्या होता है, जूल होता है। ये आगे जाके आपको समझ में भी आ जाएगा थोड़ी देर में। पास्कल इंटू मीटर क्यूब भी क्या होता है, जूल होता है। चलो आर की, अच्छा ये कब रखनी है वैल्यू, जब आपको सीधे सीधे जूल यूज करना हो या एसआई यूनिट यूज करना हो, या फिर जब आपको प्रेशर पास्कल में दिया गया हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दी गई हो, या फिर प्रेशर पास्कल में दिया गया हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में पूछी गई हो, या फिर जब वॉल्यूम मीटर क्यूब में दी गई हो और प्रेशर पास्कल में पूछा गया हो, तो आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 8.314। सेकेंड आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अच्छा जी, ये कब यूज करना है, जब आपका वॉल्यूम लीटर में हो और प्रेशर किस में हो, एटमॉस्फेयर में हो। 0.0821 लीटर की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं, डेसीमीटर क्यूब, एटीएम पर केल्विन पर मोल, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तीसरी वैल्यू जो यूज कर सकते हो आप, वो यूज कर सकते हो आप आर की 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, या फिर क्या यूज कर सकते हो आप, लीटर की जगह पे 0.08314 लीटर की जगह पे रख दोगे डेसीमीटर क्यूब बार पर केल्विन पर मोल। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं आर की वैल्यू पे। अब आती है वैल्यू आपकी आर की, आती है तीसरी चीज़, सॉरी मेरे ख्याल से काउंट गलत हो गया, फोर्थ चीज़ जो आती है आर की वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, मतलब जब आपको कैलोरी में पूछा जाएगा तब आप ये यूज़ करोगे। आपको पता होना चाहिए 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल, या फिर आप सीजे से याद रख लो, सीजे 1 कैलोरी इज इक्वल टू, जैसे डीजे होता है वैसे ही सीजे 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल, या फिर 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। अच्छा, ये तो कुछ चीज़ें आपको पता होंगी। अब आते हैं उस पर आपको नहीं पता होंगी। आपको जो कन्वर्जन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्मोडाइनमिक्स में, जो बहुत बार यूज होगा, दैट इज 1 लीटर एटीएम इज इक्वल्स टू 101.33 जूल्स। आंसर आपका लीटर एटीएम में आएगा, लेकिन आंसर पूछा गया होगा आपका जूल्स में। तो 1 लीटर एटीएम बराबर 101.33 जूल्स, और 1 लीटर बार बराबर 100, दैट इज 100 जूल्स। आप कहोगे कि सर इसको यूज़ कैसे करना है, तो वो भी सिखा देते हैं आपको, चिंता ना करें बिल्कुल भी। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास वर्क आया है 2 लीटर बार, मुझे वर्क बता दो बेटा जूल्स में। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है एज यूजुअल, ठीक है। मान लो आपको आया है वर्क इज इक्वल्स टू 2 लीटर बार, वर्क पूछा गया है आपसे 2 लीटर बार, वर्क पूछा गया है आपसे जूल में। तो आपको पता है कि 1 लीटर बार कितना होता है बेटा, 100 जूल्स के बराबर, और आपका 2 लीटर बार कितना होगा बेटा, 200 जूल्स के बराबर। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये हो गए आपके कुछ यूनिट कन्वर्जन। अब हम थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर चलते हैं। अब चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। तो पहला सवाल है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम डील क्या क्या करते हैं। हम लिखवाएंगे तो आपको है एनसीईआरटी की सारी लाइंस लिखवाएंगे, चिंता ना करें, बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, पहले उसके ऊपर डील करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। देखें ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो आपका होता क्या है, दिस इज नथिंग बट हीट इन मोशन।
भाई ये दो चीज़ों से मिलके बना है शब्द थर्मो और डायनेमिक्स, इसका मतलब हीट इन मोशन। अच्छा, आप अगर आप एनसीईआरटी उठा के रीड करोगे तो कई बार दिख रहा है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है, डिफरेंट फॉर्म्स। अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की लाइन ही बोल दूं, एनसीईआरटी की लाइन ही बोल दूं तो देखिए एनसीईआरटी की लाइन आपकी कहती है कि केमिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स कैन बी रिलीज्ड एज हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। आप किसी चीज़ को जलाते हो तो क्या मिलती है? हीट मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि केमिकल एनर्जी कहाँ चली गई बेटा? हीट में चली गई। जैसे आपने फ्यूल को जलाया, मीथेन को जलाया, कुकिंग गैस को जलाया, ठीक है। आपने किसी केमिकल एनर्जी से आपने मैकेनिकल वर्क कर लिया, जैसे इंजन वगैरह में करते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चीज़ें काफ़ी सारी हमारी एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। काफ़ी सारी एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले स्टार्ट करेंगे कुछ एनसीईआरटी की लाइंस, स्टार्ट करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। जो कि आपकी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, आपको पता होनी चाहिए। जो कि आपकी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप इसमें क्या करते हो? थर्मोडायनेमिक्स में आप डील करते हो एनर्जी ट्रांसफ़र। सबसे पहले डील करते हो आप एनर्जी ट्रांसफ़र। सबसे पहले डील करते हो एनर्जी ट्रांसफ़र। दूसरा, सबसे पहले डिस्कस करते हो एनर्जी ट्रांसफ़र। दूसरा डिस्कस करते हो आप इसमें क्या रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, whether reaction is possible or not। मतलब आप ये डिस्कस करोगे आगे जाके कि क्या हमारी रिएक्शन हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। तीसरी चीज जो आप डिस्कस करते हो वो आप डिस्कस करते हो कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इन्फो अबाउट वेरियस थर्मोडायनेमिक लॉज, वेरियस थर्मोडायनेमिक लॉज। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा आपको। हम 3 थर्मोडायनेमिक लॉज पढ़ेंगे, मोस्टली आपके लिए 2 ही इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे एनर्जी चेंजेस। हम पढ़ेंगे एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, क्या हमारे पास किसी प्रोसेस में एनर्जी चेंज होती है। पांचवी चीज पढ़ेंगे भाई, व्हाट ड्राइव्स दी, ड्राइव मतलब ड्राइवर नहीं, कौन सा ड्राइविंग फोर्स है, मतलब क्या रीजन है कि वो रिएक्शन हो रही है, क्या कारण है। व्हाट ड्राइव्स दी केमिकल रिएक्शन। सवाल बन जाएगा इसमें से कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन है या कौन कौन सी नहीं है। मल्टी करेक्ट, सिंगल करेक्ट, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइंस है, पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। 6th, टू व्हाट एक्सटेंट, ये बताता है आपको टू व्हाट एक्सटेंट। ये सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में, चिंता ना करें। डू केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे आप बिफोर स्टार्टिंग दी चैप्टर। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो हम बिल्कुल डिस्कस करना चाहेंगे, जिसमें से पहला है कि सबसे पहली पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन्स लिख रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी की लाइन्स लिख रहा हूं मैं, जो सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ओनली। अब 2 सिस्टम आते हैं बेटा, एक आता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, एक आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब है जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डील कर रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक जिसको हम देख पा रहे हैं, जैसे अगर हम बॉटल को देख पा रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक है, लेकिन जो बॉटल के अंदर के एटम्स को हैं वो हम नहीं देख पा रहे, वो कैसा हो गया? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक को जब डील करते हैं मास्टर्स लेवल पे उसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है, दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ द सिलेबस। हम किस में डील कर रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक को डील कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक, नॉट माइक्रोस्कोपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक एंड नॉट माइक्रोस्कोपिक, सबसे पहले तो।
दूसरी पॉइंट की अगर बात की जाए, सबसे पहले इट इज़, यहाँ पे एक एनसीईआरटी आपकी बहुत प्यारी सी लाइन लिखती है, वो लिखा हुआ है इन्होंने, देखो कभी भी आपको ट्रू या फॉल्स में दिख जाएगा, वो क्या है आपका, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन, हम आपको एग्जैक्ट लाइन पहले पढ़ देता हूँ, द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। अब सवाल आएगा कि सर ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो अगर 11th में जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए सवाल आएगा कि ये इक्विलिब्रियम क्या होता है। वो हम डिस्कस करेंगे धीमे धीमे आगे के चैप्टर्स में, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये ध्यान रखें कि ये एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं लॉज ऑफ थर्मो लिख देता हूँ, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें लिखा हुआ है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई when a system is in equilibrium, मैं इक्विलिब्रियम को ऐसे लिखता हूँ, रुक देता हूँ, राइटिंग बड़ी ज़्यादा खराब हो गई है, when a system is in equilibrium or moves from one equilibrium state to another, सवाल बन जाएगा कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और मूव्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, या फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई एवरी टाइम नो मैटर इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। तो ट्रू या फॉल्स का सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है। तीसरी चीज अगर आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड, थर्मो लिख देता हूँ मैं, इज बेस्ड ऑन, मैंने बोलोगे राइटिंग समझ नहीं आ रही, थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। उसके बाद एक आपकी बहुत प्यारी सी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद टाइम फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या लिखा हुआ है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज like pressure temperature do not change with time for a system in equilibrium state, इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम को EQEM लिखता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर किसी भी एक सिस्टम के लिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब हम बल्क में डील करते हैं। याद रखना हमेशा, थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्ट इन बल्क क्वांटिटी के लिए पढ़ते हैं हम छोटे माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के लिए उसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टेटमेंट पूछ लेगा कि भाई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हैं दे चेंज विद टाइम, या तो आप इसको क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे। तो यही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी। अब चलते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर जो हमारे पास आएंगे थर्मोडायनेमिक्स के लिए। कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जो सबको पता होने चाहिए। यहीं से मैं एक बढ़िया से असर्शन रीजन बनाऊंगा। सबसे पहला बेटा आता है आपका सिस्टम, कहेंगे सिस्टम हो गया। सबसे पहले आता है बेसिक सा टर्म, जैसे कहते हैं सिस्टम। देखिए भाई, अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा, एक चीज़ हमेशा से ध्यान रखेंगे, हम जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। कहेंगे हम तो स्टडी ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम जिस चीज़ की स्टडी करते हैं, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, भाई पूरा ये यूनिवर्स है हमारा, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन, अंडर स्टडी। मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब बन रही है, पहले से ही ख़राब थी वैसे तो। अंडर स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टम।
पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी इज नोन एज सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे आप आराम से, है ना। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, आप इस पूरे ग्लास को स्टडी कर रहे हो, मैंने वाटर नहीं बोला है, मैंने बोला इस पूरे ग्लास को स्टडी कर रहे हो, तो ये पूरा ग्लास आपके लिए क्या हो गया भाई, सिस्टम हो गया, ठीक है। आप मान लो किसी कंटेनर को स्टडी कर रहे हो, कंटेनर में गैस भरी है, कंटेनर में कोई गैस भरी है, आप इस गैस को स्टडी कर रहे हो, तो गैस आपके लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। आप किसी बुक को स्टडी कर रहे हो, तो जिसको स्टडी कर रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, जिसको आप स्टडी कर रहे हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे बोला जाता है सराउंडिंग्स, जिसे बोला जाता है सराउंडिंग्स। अब बेटा ये सराउंडिंग्स क्या होती है, सराउंडिंग्स होती क्या है, ध्यान से सुने। सबसे पहली बात तो कहा जाता है इसकी दो चीज़ें, एक एनसीईआरटी लिखती है और एनसीईआरटी बाद में खुद को करेक्ट भी करती है, तो मैं दोनों चीज़ें सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले जो एनसीईआरटी लिखती है दैट इज़ नथिंग बट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। जैसे कि मान लो मेरे पास ये ग्लास ऑफ वाटर था, ये मेरा सिस्टम है, इसको छोड़ के बाकी कुछ भी जो रखा है वो क्या होगा, सराउंडिंग्स होगा। पहली चीज़ एनसीईआरटी ने ये बोली, लेकिन अभी कैच है तो रुकेंगे, जाएंगे नहीं। एनसीईआरटी फिर लिखती है, जो बिल्कुल सही बात है भाई, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। कहते हैं ना कि मतलब मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही सब कुछ हो, तो उसको जोड़ के बचा हुआ क्या हुआ, सराउंडिंग हुआ। सराउंडिंग और उसको जोड़ के क्या हो जाएगा, दुनिया हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग बराबर यूनिवर्स, इतना ठीक। अब मेरी बात सुनेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, बहुत ध्यान सुनेंगे। एक बात मुझे बताओ, हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी के चेंजेस आते हैं। मान लो आपने घर में कोई अपना फ्यूल जलाया, उससे जो भी हीट आएगी, क्या आपसे 150 किलोमीटर दूर बैठे इंसान को भी हीट फील होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। तो एक बात बताओ, हमें देखना है कि उस चीज़ के वजह से एनर्जी में चेंजेस क्या आ रहे हैं। जब वो 150 किलोमीटर दूर वाले इंसान को वो चीज़ फील ही नहीं हो रही है, तो उसमें एनर्जी चेंज तो आएंगी ही नहीं। सो टेक्निकली वो हमारा सराउंडिंग होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो यही डिस्कस करना है कि हीट चल के जहाँ जाती है वहाँ चेंजेस क्या आते हैं, लेकिन वहाँ तो जा ही नहीं रही। तो यही एनसीईआरटी लिखती है, मैं आपको पढ़ भी देता हूँ, अभी लिखवा भी दूंगा। हाउएवर द इंटायर यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड, by the changes taking place in the system. Therefore, यहीं से फिर से बन गया आपका assertion reason. For all practical purposes, the surroundings are that portion of the remaining universe which can interact with the system. तो मैं यहीं पे एक लाइन ऐड कर देता हूँ, यहीं पे मैं हमेशा एक लाइन ऐड करता हूँ। ये हम पूरी सराउंडिंग्स को नहीं कह सकते, पूरी चीज़ों को सराउंडिंग नहीं कह सकते। यहाँ लिखूंगा मैं that can interact with the system. That can interact with the system. और यहीं से बन जाएगा बेटा आपका assertion reason। जो मैं पहला assertion reason बनाने जा रहा हूँ वो बनेगा A। assertion कहता है all practical purposes surroundings are those part of universe except system those part of universe except system that can interact with system. Surroundings are those part of the universe except system that can interact with system. इसका रीज़न क्या है बेटा, रीज़न है कि the entire universe
other than the system, entire universe other than the system is not affected by changes taking place in the system. ठीक है, तो टेक्निकली बात यह है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और क्या है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको 1.5x पे कर सकते हो, लेकिन मैं कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। ठीक है, सराउंडिंग्स आर दोज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम दैट कैन इंटरैक्ट विद सिस्टम। रीजन, द इंटायर यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। ठीक है, इंटायर यूनिवर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय दी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दी सिस्टम। कि तुम अगर कहीं पे भी हीटिंग कर रहे हो तो उसके अगल बगल को ही तो चेंजेस आएंगे मेरे भाई, कहीं दूर बैठे पे थोड़े चेंज आएंगे। तो इसीलिए सराउंडिंग्स वही इंपैक्ट होंगे जो किससे कर सके होंगे, इंटरैक्ट कर सके होंगे। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहीं पे आपका एक और मस्त सा ट्विस्ट आता है। इसी के आगे एक लाइन लिखता है एनसीईआरटी, यूजुअली द रीजन ऑफ स्पेस इन द नेबरहुड ऑफ द सिस्टम constitutes the surroundings। एक और असर्शन रीजन बनेगा, एक और असर्शन रीजन बन जाएगा। यहां से क्या बनेगा बताओ भाई, कह रहा है द रीजन ऑफ स्पेस in the neighborhood of the system constitutes its सराउंडिंग। और आपको रीजन क्या देगा, कह रहा है कि नेबरहुड ही क्या है आपका, केवल सिस्टम का नेबरहुड ही क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। इसका एक बन जाएगा, इसके दो असर्शन रीजन बन सकते हैं। इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं पहले, वरना फिर गायब हो जाएगा, दोबारा कौन लिखेगा भाई, डुप्लीकेट नहीं होता क्या। कॉपी करके देखता हूं, पेस्ट, चलो थैंक गॉड हो चुका है कॉपी। रुको इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। देखें भाई, इसका रीजन क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें। इसका रीजन बन जाएगा आपका, कह रहा है द रीजन ऑफ द स्पेस इन द नेबरहुड ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स सराउंडिंग। इसका पहला रीजन बन जाएगा आपका कि सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स वो कहलाती हैं, सराउंडिंग्स आर दोज which can interact with the system। so technically and everything assertion correct है, reason भी correct है, और क्या है इसका correct explanation। ठीक, इसका दूसरा रीजन क्या बन जाएगा, इसी असर्शन का दूसरा रीजन क्या बन जाएगा बेटा, इसी असर्शन का दूसरा रीजन बन जाएगा कि ये हो गया दैट कैन इंटरैक्ट विद सिस्टम। इसी का बन जाएगा कि हमारे पास खाली नेबरहुड क्यों होता है, बिकॉज इंटायर यूनिवर्स इज नॉट अफेक्टेड। इंटायर ऊपर जो लिखा था मैंने, ठीक है, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटायर यूनिवर्स इज नॉट अफेक्टेड, पीछे लिखा हुआ, पीछे जाके देख लेना। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये डिस्कशन हो गया आपके सराउंडिंग के ऊपर हो गया, ये डिस्कशन किसका हो गया आपका, सराउंडिंग के ऊपर हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं बाउंड्रीज को, फिर इस लेक्चर को आज के लिए ख़त्म करेंगे। ठीक है, ऐसे ही धीमे धीमे करके आपका हम जो थर्मो और इक्विलिब्रियम मैंने कराने का सोचा है वो मैं डेफिनेटली आपको करा दूंगा। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं आपका क्या कहते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट बाउंड्रीज। बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री क्या है आपको पता है, बाउंड्रीज क्या होता है, तो हमारे पास हमेशा कोई चीज़ सेपरेट करती है। मतलब बाउंड्रीज क्या होती हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करती हैं। क्या कह सकता हूं मैं, सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या करता है, सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। बाउंड्री वो होती है जो सराउंडिंग और सिस्टम को क्या करती है, सेपरेट करती है। और मैं एक और चीज़ कह सकता हूं कि सिस्टम इंटरैक्ट करता है, सिस्टम इंटरैक्ट्स विद सराउंडिंग, सिस्टम इंटरैक्ट करता है विद सराउंडिंग
एट बाउंड्री। सिस्टम इंटरैक्ट करता है विद सराउंडिंग एट बाउंड्री। सिस्टम इंटरैक्ट करता है विद सराउंडिंग एट बाउंड्री। अब बाउंड्री में तीन चीज़ें हैं। अब बाउंड्री में बेटा तीन चीज़ें हैं। पहली जो बाउंड्री होती है दैट इज नथिंग बट रियल और इमेजिनरी। कहेंगे सारी बात तो सही कह रहे हो, इमेजिनरी तो रियल और इमेजिनरी। सिंपल सी बात है, आप सच्चा कौन समझेगा? जिसको आप देख सकते हो बाउंड्री को वो रियल है, जिस बाउंड्री को आप नहीं देख सकते वो कैसा है? इमेजिनरी। अब सुनेंगे, जैसे मान लेते हैं मैंने बोला, मैं रियल और इमेजिनरी की बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने बोला कि एक ये हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है। मैंने इस वाटर को सिस्टम बोला है, मैंने ग्लास को सिस्टम नहीं बोला है। तो याद रखेंगे अगर वाटर सिस्टम है तो वाटर को बाहर से अलग कौन कर रहा है? ये ग्लास अलग कर रहा है ना, और ये ग्लास हमें दिख भी रही है। तो ये कैसी है हमारे पास? बाउंड्री है। कैसी है हमारे पास? बाउंड्री है। अरे कभी देखा नहीं है, मान लो एक ऐसे कुछ एक लाइन से एक कुछ पर्दा लगा है या फिर कोई बाउंड्री लगी, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, गाने बज रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में क्या हो रखा है? बाउंड्री हो रखा है। ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं? बाउंड्री से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो तुम यहाँ खड़े हो, मान लो तुम यहाँ खड़े हो और ये खिड़की है और वहाँ कोई और है, तो ये दोनों के बीच में क्या आ रखी है? कहेंगे दूरियाँ आ रखी है। नहीं, बाउंड्री आ रखी है। बाउंड्री दिख रही है। बाउंड्री कैसी होगी? ये रियल होगी। समझ में आया? अब देखिए इमेजिनरी बाउंड्री कैसे हो सकती है? इमेजिनरी, ये राइटिंग तो गायब ही हो रखी है, खुद ही इमेजिनरी हो रखी है। देखें, मान लो आपने यहाँ पे कुछ भी जलाया, एक मैच बॉक्स था, आपने मैच स्टिक जलाई, चलो कुछ भी, यहाँ पे ऐसी ये जल रही थी, यहाँ पे एनर्जी चेंजेस हुए, जो भी चेंजेस हुए, और यहीं पे हमारी सराउंडिंग भी है भाई, यहीं पे हमारी आग जल रही है, यहीं पे सराउंडिंग भी, तो दोनों के बीच में जो एयर है जो काम कर रही है वो कैसा काम कर रही है? इमेजिनरी बाउंड्री की तरह काम कर रही है। दूसरी बात, हमारे पास बाउंड्री हो सकती है भाई एडियाबैटिक और कंडक्टिंग। अच्छा, कंडक्टिंग बाउंड्री को ही क्या कहते हैं? डायाथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाथर्मिक। कंडक्टिंग को ही क्या कहते हैं? एक एडियाबैटिक है जो हीट को चेंज नहीं जाने देगी बाहर, कि यहाँ पे जितनी हीट हो जाए वो हीट बाहर एक्सचेंज नहीं होगी, उस बाउंड्री को क्या कहेंगे? एडियाबैटिक बाउंड्री कहेंगे। लेकिन एक है कि हीट जितनी है वो कंडक्ट, जैसे मेटल है, मेटल कंडक्ट कर देता है पूरी हीट, तो उसे जैसे ऐसी कोई बाउंड्री हुई तो उसे क्या बोलेंगे? डायाथर्मिक या फिर कंडक्टिंग बाउंड्री बोलेंगे। तीसरी चीज़ की अगर बात की जाए, हमारी बाउंड्री होती है बेटा रियल और इमेजिनरी। सॉरी, रियल इमेजिनरी हो चुका है। हमारी होती है रिजिड या फ्लेक्सिबल। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, स्पेशली दोनों लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने बोल दिया रिजिड बाउंड्री, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको बोल दिया जाए रिजिड बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री का मतलब है बेटा, चाहे तुम जितनी भी, जैसे दीवार हमारे घर की होती, क्या इसको धक्का मार के दूर कर सकते हो क्या? नहीं, बाउंड्री कैसी है? रिजिड है। इसका मतलब याद रखना वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर कभी भी रिजिड बाउंड्री बोल दिया जाए, इसका मतलब वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है मतलब डेल्टा वी कैसा? ज़ीरो। डी वी कैसा? ज़ीरो। ये आगे जाके बहुत काम आएगा, याद रखना। रिजिड बाउंड्री का मतलब बेटा वॉल्यूम कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कोई दिक्कत है तो बताना प्लीज़। अच्छा, फ्लेक्सिबल बाउंड्री की बात कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल बाउंड्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है वॉल्यूम चेंज होगा इसमें, वॉल्यूम चेंजेस। अभी वॉल्यूम इसमें चेंज होगा। एग्जांपल है बलून, जैसे बलून बोल दिया, या फिर अगर मैंने बोल दिया कि एक यहाँ पे ऐसा लगा है, एक यहाँ पे है, और यहाँ पे मैंने एक बोल दिया एक ऐसा पिस्टन लगा है, ये मूवेबल है। कैसा है? मूवेबल। मतलब आप यहाँ से अगर ऊपर की तरफ धक्का लगाओगे तो ये ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मान लो पहले यहाँ था, बाद में यहाँ पहुँच गया, तो वॉल्यूम चेंज होती रहेगी। इसका मतलब ये बाउंड्री कैसी है? रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। ठीक, तो ये हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ। कैसा लगा लेक्चर प्लीज़ बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।